मतलब प्रोपोर्शनल टैक्सेशन रिजीम है। इसका आंसर है बी। आंसर है, सब बी बोल रहे हैं तो बी होगा शायद। द परसेंटेज टैक्स रेट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनल नहीं, ये तो प्रोग्रेसिव के अंदर होता है, ठीक है। हिटिंग ऑन द प्रोपोर्शनल, दैट इज रॉन्ग। इन दिस टैक्सिंग अथॉरिटी चार्जेस द सेम रेट ऑफ फ्रॉम द, यस दैट इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट इज अचीव थ्रू दिस सिस्टम, नहीं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम से होता है, राइट। तो प्रोपोर्शनल ऐसा है तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह से लिख रखा है ना प्रोपोर्शनली, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि भाई हाँ हो सकता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, अगर सही से नहीं पढ़ा हो तो इस तरह से आंसर टिक कर देते हैं। तो कभी कभार जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है वही आंसर के अंदर होता है, पर वो गलत होता है, राइट। कि प्रोपोर्शनल वर्ड हो गया तो ऐसे ही प्रोपोर्शनली इस तरह का वर्ड यूज कर देंगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन करें। सेकंड का सी। सी, इन case of direct taxes the incidence and impact of the tax are on the same person, that is correct. Indirect taxes are regressive in its nature, that is also correct। अपन ने समझा था regressive कैसे होते हैं, है ना। While income tax is a type of indirect tax, corporate tax is a type of corporate tax is a type of indirect tax, ठीक है। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स जो है दैट इज आल्सो ए डायरेक्ट टैक्स, है ना। दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। तो सेकंड का थर्ड ऑप्शन क्यों रॉन्ग है ये समझ में आया। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो होता है दैट इज ऑल्सो ए डायरेक्ट टैक्स ना, वो भी डायरेक्ट टैक्स ही होता है, जैसे हम करते हैं पे, वैसे ही जो कंपनीज पे करती हैं अपना टैक्सेस, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करें। थर्ड का सी, बेस्ट रिग्रेसिव टैक्स को किस तरह से बेस्ट ओपन करेंगे, ठीक है। कि इसका मतलब ये हो लोअर जो है उनको उनसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं तो दैट इज ए रिग्रेसिव टैक्स, उसको रिग्रेसिव टैक्स ओपन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखें, ए टैक्स दैट टेक्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द लोअर इनकम ग्रुप, दैट इज सी इज द करेक्ट। फोर्थ का बताएं। फोर्थ का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि फोर्थ का आंसर, हाँ, टैक्सेशन इज ए, क्या, टैक्सेशन इज ए वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सिटीजन, नो, वॉलेंट्री नहीं है, राइट, दे हैव टू मेड। तो ये जो होगा टैक्सेशन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या, नहीं वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आपने लगाया सी क्यों लगाया फिर आप लोगों ने। अरे फोर्थ का भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सी और डी चला गया, ठीक है। फिर अपन देखें, टैक्सेशन सर्व्स एज अ मैकेनिज्म दैट बाइंड द सिटीजन विद responsible formality price and, ठीक है, दैट इज करेक्ट। Third, citizens are obliged to pay the tax without receiving any direct consideration. So that is also correct. Through taxation, citizens have a right to demand specific services. No. कल को तुम बोलो कि भाई मैंने टैक्स पे करा है, मेरे घर के आगे रोड बनाओ, ठीक है, तो दैट इज नॉट राइट, ठीक है। यू कैन रिक्वेस्ट विद योर रिप्रेजेंटेटिव बट यू कैन नॉट फोर्स द गवर्नमेंट की भी आपको तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे हम किसी को मान लो पैसे दे रहे हैं तो पैसे के बदले में वो हमको सर्विस दे रहा है तो उसको देना ही पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को आप इस तरह से कहें कि आपको देना ही पड़ेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये था अपना आज का टेस्ट, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। क्लास स्टार्ट करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, है ना, एक मिनट दीजिए, मैं आई विल
चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम कल की क्लास के अंदर जो पढ़े थे उसको एक बार हम देख लें वापस। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास जो है दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर, राइट। तो आप यहाँ पर देखें कि कल की क्लास के अंदर हमने एक चीज पढ़ा था, आउटपुट टैक्स। आउटपुट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो अपन ने देखा था। और हमने एक देखा था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। आपको सबसे बढ़िया वैल्यू एडेड टैक्स ही लगा होगा क्योंकि इसमें पैसा कम देना पड़ता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था ये अपन इसके अंदर समझे कि यहाँ पर हमने कहा था कि आयरन ओर जो था मान लो 10 रुपए का है, ठीक है। फिर उससे आयरन जो बना मान लो 100 रुपीज का बना, उससे ये जो बना 150 रुपीज का बना, और ये जो बना मान लो 200 रुपीज का बना। तो आउटपुट के ऊपर तो अगर मान लो 10% टैक्स रेट है तो आउटपुट टैक्स के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 रुपीज के ऊपर टैक्स हो जाएगा, 10 रुपीज के ऊपर टैक्स हो जाएगा, 15 रुपीज के ऊपर टैक्स हो जाएगा, और कार के ऊपर टैक्स हो जाएगा 20 रुपीज, है ना। इस तरह से पे करना पड़ेगा। तो टोटल टैक्स आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप देखिए 30, 31 और 31 और ये क्या है, 46 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। जबकि वैट जो होगा दैट इज ऑन द वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मतलब 10 रुपीज पे लग गया पहले तो, रॉ मटेरियल पे तो लग ही गया। इसके बाद फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यू एडेड जो हुई 90 रुपीज की वैल्यू एडेड हुई तो 9 रुपीज का यहाँ पर लग जाएगा टैक्स। और फिर ये 15 रुपीज की वैल्यू एडेड हुई तो यहाँ पर 50 रुपीज की वैल्यू एडेड हुई तो यहाँ पर एक तरह से 5 रुपीज का टैक्स लग गया। और यहाँ पर फिर अगेन 50 रुपीज की वैल्यू एडेड हुई तो यहाँ पर 5 रुपीज का टैक्स लग गया। तो एक्चुअल में टैक्स जो तो पे करना चाहिए था, ठीक है, वो अपन को इस तरह से पे करना चाहिए था, 9 + 1 10, 15, 10 + 10 20 करना चाहिए था। हम पे कितना कर रहे हैं, 46। और दैट इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द व्हाट, फॉर द सिटीजंस एज वेल एज कि भाई गवर्नमेंट के अंदर अब देखो इतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फिर लोग बाग क्या करने लग जाते हैं, लोग बाग सोचने लग जाते हैं यार अपन क्या करते हैं, अपन टैक्स इवेड करने लग जाते हैं, है ना। टैक्स इवेजन हो जाता है। टैक्स इवेजन क्या होता है बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अपन टैक्स इवेजन, और उसके क्या क्या किस तरह से लोग टैक्स इवेड करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसको इथिक्स डायमेंशन से भी रिलेट करके आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, राइट, है ना। वो अब मैं बता दूंगा कैसे आपको करना है। तो टैक्स इवेजन करने लग जाते हैं लोग, सोचते हैं इतना भारी टैक्स देना है, इससे बढ़िया टैक्स इवेट कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल ही तो होगा। ठीक है, तो कोई सीए वीए को हायर करके इतने हाई टैक्स के ऊपर टैक्स इवेट कर रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली तो टैक्स रिवेन्यू जो है वो कम आ रहा है गवर्नमेंट का। ठीक है, क्योंकि लोग टैक्स इवेट करने लगेंगे। और इतना कि भाई ये भी अच्छी बात नहीं है कि सिटीजन से एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 4 बार आप टैक्स ले रहे हो, और जितनी स्टेजेस है उतनी बार टैक्सेस लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि इससे प्रॉब्लम है ना जो बिगड़ेगा, इससे प्रॉब्लम होगा। और टैक्स रिवेन्यू भी नहीं आ रहा, और एक तरह से सिटीजन भी यहाँ पे परेशान है। प्लस बाहर का कोई आएगा नहीं यहाँ पर। बाहर का कोई इसलिए नहीं आया क्योंकि यार इनका तो बहुत तगड़ा कम्बरसम टैक्स प्रोसेस है और बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन वाला होगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, राइट। स्पेशलाइजेशन वाला आप समझ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन मतलब जो इस स्टेज पे होगा या फिर स्टेजेस के अंदर आगे वाली जो है फाइनल स्टेज से पहले जो स्टेज होती है दैट इज नोन एज स्पेशलाइजेशन स्टेज जनरली, राइट। तो स्पेशलाइजेशन स्टेज के अंदर तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसको बहुत पीछों का जितना भी सीरीज से चला रहा होगा उन सबका टैक्स को पे करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई देयर इज ए प्रॉब्लम, राइट। तो हमने देखा था कि वैल्यू एडेड टैक्स इज गुड थिंग, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर इस तरह से हो जाता है। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, हम चाह रहे हैं कि हम जीएसटी पढ़ लें साहब, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पढ़ने से पहले हमें वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में समझना होगा साहब, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है ये हम समझ रहे हैं, बिकॉज जीएसटी इज ए टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। कल मैंने तुमको वैल्यू एडेड टैक्स का एक फीचर बता दिया था। अब दूसरा फीचर जो होता है, जो कि एक आइडियल वैट का मतलब क्या होता है, आइडियल वैट। आइडियल वैट, आइडियल वेट का मतलब ये होगा कि भाई देखो कि एक तो ये है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए, वैल्यू एडेड के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। दूसरा ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना वो बहुत सारे लगते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट है मान लो एक्स प्रोडक्ट, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, दे आर हेल लॉट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, जो कि इसके ऊपर लगते हैं। इन सभी टैक्सेस की जगह सिर्फ एक ही टैक्स अगर हम लगा दें, है ना, दैट इज नोन एज आइडियल वेट। उसको आइडियल वेट अपन बोलते हैं। मतलब कि एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बता देता हूँ मैं आपको कि एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पे लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट है तो स्टेट जो होगा अपना टैक्स लगाएगा, ठीक है। स्टेट टैक्स लगाएगा, स्टेट्स वेट, अगर मान लो वेट यूज कर रहे हैं तो, या फिर आउटपुट बेस्ड टैक्स है तो स्टेट सेल्स टैक्स होगा वो लगेगा, है ना। अभी समझ में आएगा ये। फिर इसके बाद फिर और भी टैक्स लगते हैं, जैसे लग्जरी टैक्स लग गया, मान लो एंट्री टैक्स लग गया, जैसे मतलब एक तरह से एंटरटेनमेंट टैक्स लग गया। और कितने सारे टैक्सेस जो होते हैं वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से स्टेट टैक्स लगाएगा, है ना। तो हो सकता है कि एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 टैक्स लग रहे हो,
है ना। इसकी रेट मान लो 10% है, इसकी रेट मान लो 2%, इसकी 0.5%, इसकी 1% है। इस तरह से बहुत सारे टैक्सेस लग सकते हैं एक किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट का टैक्स अलग, एंटरटेनमेंट का टैक्स अलग, सेस सरचार्ज, ये सब चीजें मिला के एक तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे टैक्सेस के अंदर हो जाते हैं। तो भाई ये एक तरह से कम्बरसम प्रोसेस है ना, इतने सारे टैक्सेस आप लग रहे हैं। तो इन सब टैक्सेस को एक ही के अंदर सबस्यूम्ड कर दो, सबस्यूम्ड कर दो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज आइडियल वेट, उसको आइडियल वेट बोलते हैं। जीएसटी इज ऑल्सो नॉट द आइडियल वेट, जीएसटी में भी एक सब चीज करने की कोशिश करी है, ठीक है, बट यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हम इसके अंदर देखेंगे, राइट। जीएसटी भी आइडियल वेट तो नहीं है। आइडियल वेट मतलब कि मतलब 100%, अगर आप वेट सोचो तो एक प्रोडक्ट के ऊपर एक टैक्स रेट, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एक तरह से आइडियल वेट अपन करने की, जीएसटी को बनाने की कोशिश करी गई है आइडियल वेट, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमने समझ लिया, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है कि वैल्यू एडेड जो हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगाना, दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स, नॉट ऑन द आउटपुट, आउटपुट पे ना लगाकर हम वैल्यू एडेड हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे हमको एक चीज हो रही है, कैस्केडिंग इफेक्ट जो हो रहा है टैक्स के ऊपर। जो एक टैक्स है जो आप 4 बार पे कर रहे हैं वो आपको 4 बार पे नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वैल्यू एडेड के ऊपर डालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हमने आइडियल वेट का पढ़ा वो ये पढ़ा कि एक प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, राइट, बहुत सारे टैक्सेस आर देयर, ठीक है। उन सभी टैक्सेस को हटाकर एक ही टैक्स लगाना, दैट इज नोन एज आइडियल वेट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी हम कितना कम्बरसम प्रोसेस था भारत के अंदर पहले वो देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि जीएसटी से क्या उस प्रोसेस के अंदर क्या चेंजेस आया वो अपन इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या सिस्टम था, अब हम इसके अंदर ये समझते हैं कि पहले क्या सिस्टम था और अब क्या सिस्टम है, ठीक है, और कैसे कैसे सिस्टम इवॉल्व हुआ, टैक्स स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से रेशनलाइज हुआ, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अब ध्यान से समझना एक चीज को। देखो पहले क्या था कि लिस्ट हुआ करती थी, एक सेंट्रल लिस्ट हुआ करती थी और एक स्टेट लिस्ट हुआ करती थी, ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर स्टेट लेवी कर सकता है टैक्स, स्टेट कलेक्ट कर सकता है, स्टेट रखेगा टैक्स, उन सबका अलग अलग एक तरह से आइटम्स थे, ठीक है। अब नहीं है ये, तो हमको उन आइटम्स को याद, पहले तो हमको उन आइटम्स को याद करना होता था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन थे कि भाई ये वाले पे स्टेट टैक्स देगा, इस वाले पे सेंटर को टैक्स देना, सेंटर टैक्स लेगा, इस पे स्टेट टैक्स लेगा। अब ऐसा नहीं है, अब जीएसटी आने के बाद ऐसा नहीं है। पर पहले मान लो कि कोई एक्स प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सेंटर टैक्स ले रहा है, और वाई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर स्टेट टैक्स ले रहा है, ठीक है। अब स्टेट मतलब अगर आप देखेंगे तो स्टेट मतलब बहुत सारे स्टेट है भारत के अंदर, तो है ना, तो हर स्टेट इस वाई प्रोडक्ट के ऊपर हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लेता था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पहले अपन लेते हैं, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ही कंबरसम प्रोसेस था, मैं आपको बताता हूँ क्या कितना भयंकर प्रोसेस था, ठीक है, और उसको हटाकर फिर हमने उसको सिंपलाइज करने की कोशिश करी है, नेट सिंपलाइज वर्जन इज जीएसटी, ठीक है। अब ये चीज अगर समझ में आएगी तभी जाकर जीएसटी का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। मान लो अब एक्स प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर जो है ना वो टैक्स लगा रहा है, पर सेंटर जो पहले टैक्स लगाता था ना वो आउटपुट बेस्ड टैक्स लगाता था, आउटपुट बेस्ड टैक्स, आउटपुट बेस्ड टैक्स। और सेंटर के टैक्स के अंदर एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाता था सेंटर, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, उसके ऊपर सेंटर बहुत सारे टैक्स लगाएगा, ठीक है। जैसे सेंटर एक्साइज ड्यूटी लगाएगा अपनी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगाएगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे एक्साइज ड्यूटी क्या, कस्टम ड्यूटी लगाएगा, एडिशनल ड्यूटी, एक्साइज के अंदर भी बहुत सारी एडिशनल एक्साइज, ठीक है, एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज, ये सब चीजें हैं ना, बहुत सारी ड्यूटीज के अंदर थी। स्पेशल ड्यूटी लगाएगा, सर्विस टैक्स लगाएगा, सेस लगाएगा, सरचार्ज लगाएगा, जैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर टैक्सेस लग जाएंगे। अब जिस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लग गए, एक तो ये कंबरसम प्रोसेस हो गया, दूसरा ये आउटपुट बेस्ड है। तो आउटपुट बेस्ड है तो आपको आउटपुट बेस्ड टैक्स का आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम आता है आउटपुट बेस्ड टैक्स के अंदर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि सेंटर बहुत सारे टैक्स लगा रहा है, और बहुत सारे टैक्सेस लगाने के बाद भी ये आउटपुट बेस्ड टैक्स ले रहा है, तो इसके अंदर टैक्स रेट वैसे ही बहुत ज्यादा देना पड़ेगा हमको, और बार बार देना पड़ेगा, एक ही प्रोडक्ट का टैक्स जो होगा हमको बार बार देना पड़ेगा। एक पॉइंट तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, ये हमारे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना, स्टार्टिंग के अंदर जब हम टैक्सेशन सिस्टम करा तो टैक्सेशन सिस्टम में हमने ज्यादा दिमाग का, हमने कहा आउटपुट जो दिख रहा है ना उसके ऊपर टैक्स ले लो, इससे क्या हो, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा उसको फायदा हो जाता है कि भाई उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वैल्यू एडेड और ये सब चीजें, इनपुट टैक्स क्रेडिट और ये सब चीजें नहीं करनी है, उसने देखा आउटपुट कितना हो रहा है भाई साहब आपका, और आउटपुट के ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है। इस तरह का टैक्सेशन सिस्टम था पहले हमारे, ठीक है।
अब क्या होता है इसके बाद, स्टेट का देखें अपन। जैसे स्टेट है, तो स्टेट ने, जैसे स्टेट का एक प्रोडक्ट है वाई, अब इसके ऊपर भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, आउटराइट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, स्टेट का खुद का टैक्स, और वो भी आउटपुट वाला टैक्स। तो सेल्स टैक्स के अंदर स्टेट लगा रहा है। ठीक है, सेल्स टैक्स मतलब आउटपुट के ऊपर जो आउटपुट बेस्ड टैक्स है ना, वो इसके अंदर लगा रहा है, और उसके बाद भी इतने सारे टैक्सेस है। चलो ठीक है यार, वाई प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे टैक्सेस है, दैट इज फाइन। ठीक है, मान लो कोई स्टेट है एक्स, मतलब राजस्थान स्टेट है। राजस्थान के अंदर वाई प्रोडक्ट जो बिकता है उसके ऊपर इतने सारे टैक्सेस अपन लगाते हैं। ठीक है, ऐसे समझो, राजस्थान जो है उसके अंदर वाई प्रोडक्ट है, मान लो मार्कर है। तो मार्कर के ऊपर गवर्नमेंट जो है, राजस्थान की गवर्नमेंट, एक तो आउटपुट बेस्ड टैक्स लगा रही है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सेल्स टैक्स। वैट नहीं है, वैट का सिस्टम ही नहीं है। दूसरा, इस एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लग रहे हैं। एक तो सेल्स टैक्स लग रहा है, और हो सकता है कि ये ऐसा प्रोडक्ट हो जो सेंटर और स्टेट दोनों मिल बांट कर रहे हो, कि आधा टैक्स तू रखेगा, आधा तू तू रखेगा। तो ये सेल्स टैक्स के अंदर सेंटर से सेल्स टैक्स भी आ रहा है ना। कुछ ऐसे ऐसे भी थे, देखो आइटम्स के अंदर कुछ ऐसे थे जो सेंटर पूरा का पूरा सेंटर लेके जाएगा, कुछ ऐसे थे जो स्टेट लेकर जाएगा, कुछ आइटम्स ऐसे थे जो सेंटर और स्टेट दोनों लेकर जाएंगे, है ना। आधा आधा बांटेंगे या फिर किस प्रोपोर्शन में बांटेंगे। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस था कि किस आइटम, पहले तो हमको देखना था ये आइटम कौन से के अंदर आता है, सेंटर के अंदर आता है कि स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, फिर हमको देखना था कि ये आइटम कहीं सेंटर प्लस स्टेट के अंदर तो नहीं आता है। राइट, तो मान लीजिए ये जो अब मार्कर है, ये मार्कर जो है उसके अंदर सेल्स टैक्स देना पड़ेगा आपको, स्टेट का, सेंटर का भी देना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर मान लीजिए मार्कर के ऊपर लग्जरी टैक्स लगा दिया किसी स्टेट ने, राजस्थान ने लगा रखा है मान लो। फिर राजस्थान ने कहा कि भाई एंटरटेनमेंट टैक्स भी मैं तो लगाऊंगा। और इस तरह से राजस्थान ने कहा कि ये मतलब A1 टैक्स भी लगाऊंगा, A2 टैक्स भी लगाऊंगा, A3 टैक्स भी लगाऊंगा। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पर लगा रखे हैं राजस्थान ने, किसके ऊपर, मार्कर के ऊपर। ठीक है, यही मार्कर जब महाराष्ट्र के अंदर होता है तो महाराष्ट्र बोलता है भैया मेरे को ज्यादा टैक्स नहीं लगाना, एक तो मैं एडवर्टाइजमेंट टैक्स लगा दूंगा इसके ऊपर, और एक मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स लगा दूंगा। यही जब केरला के अंदर जाता है मार्कर, तो केरला के अंदर इस मार्कर का पूरा अगर आप देखेंगे, पूरा का पूरा टैक्सेशन सिस्टम ही चेंज हो जाता है। इसके अंदर अलग तरीके से टैक्सेस लगा रही है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, स्टेट के पास पावर है, कि स्टेट के पास पावर है कि इस आइटम पे आप टैक्स लगा सकते हो। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो आप जब राजस्थान के अंदर है, तो राजस्थान को, आपको राजस्थान के अंदर इसको, मान लो 10 रुपीज का मार्कर है, तो 10 रुपीज प्लस टैक्सेस, 5 टैक्सेस, 15 रुपीज का मार्कर आपको खरीदना पड़ रहा है। पर यहाँ पर आकर ये मार्कर का प्राइस कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर टैक्सेस कम लगा रहे हैं। यहाँ जाते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाता है मार्कर का प्राइसेस। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साहब, एज ए कंज्यूमर अगर हम देखें, कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंट्री ही बदल गई है ना। यहाँ पर तो देखो इतने सारे टैक्स है, इस स्टेट के अंदर कुछ टैक्स नहीं, इस स्टेट के अंदर और भी ज्यादा टैक्सेस है। इस तरह का कंबरसम प्रोसेस था। तो ऐसा लगता था जैसे देश ही बदल गया हो। ठीक है, कि भाई एक देश के अंदर ये सिस्टम चल रहा है, दूसरे स्टेट के अंदर दूसरा सिस्टम चल रहा है, पूरा ही टैक्स सिस्टम बिल्कुल अलग हो गया। चलो भाई, कंज्यूमर तो क्या है, कंज्यूमर को तो अल्टीमेटली पे करना है सिस्टम। ठीक है, पे करना है कि यहाँ पर 10 रुपए पे करना है, वहां 15 रुपए, उसको इतना दिमाग नहीं लगाना। बट व्हाट अबाउट द मैन्युफैक्चरर? अगर मान लो राजस्थान में कोई मैन्युफैक्चरर है, तो उसको अलग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा पूरा। और उसने सोचा चलो एक यूनिट हम क्या करते हैं, एक यूनिट हम महाराष्ट्र में खोल लेते हैं, तो महाराष्ट्र में खोलेगा तो उसको अलग सिस्टम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर हम सोचेंगे केरला में, तो उसको ऐसा लगता है मैन्युफैक्चरर को, भाई हो क्या रहा है सिस्टम, एक ही कंट्री है कि अलग अलग कंट्री है? समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? तो एक तो इनके ऊपर इतने सारे टैक्सेस लग रहे हैं, तो एक बहुत ही कंबरसम प्रोसेस हो रहा है, टैक्स कैलकुलेशन करना ही एक बहुत कंबरसम प्रोसेस हो जाता है। तो इसके कारण जब भी अगर आप देखेंगे टैक्सेशन के अंदर, अगर थोड़ा भी कंबरसम प्रोसेस करेंगे तो फिर टैक्स अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। एक आदमी सोचेगा मैं पागल हो जाऊंगा भाई, टैक्स सिस्टम को समझता समझता, छोड़ मैं टैक्स ही पे नहीं कर रहा। इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठेगी तो उसमें पैसा खिला दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, पर मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, जेल चल जाऊंगा, पर टैक्स पे नहीं कर पाऊंगा मैं। क्योंकि इतना सारा ये कंबरसम प्रोसेस, दैट क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू द दिस पर्सन। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो यहाँ पर टैक्स डिसाइड करना ही दिक्कत हो रहा है, और दूसरे स्टेट में चले गए तो बिल्कुल अलग ही सिस्टम है, फिर तीसरे स्टेट में चले गए तो उसमें बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर पहले जो टैक्स सिस्टम था बहुत ही बिगड़ा हुआ है। ठीक है, और बिगड़ा हुआ टैक्स सिस्टम के सबसे पहला तो आप देखें आउटपुट बेस्ड टैक्स है, बेस्ड टैक्स, टैक्सेशन सिस्टम।
और दूसरा कि भाई अलग अलग लिस्ट है, सेंटर की अलग है, स्टेट की अलग है, सेंटर प्लस स्टेट की अलग है। ये कौन लेवी कर रहा है, कौन इस आइटम पे कौन लेवी करेगा, कौन नहीं करेगा, ठीक है, सेंटर करेगा कि स्टेट करेगा, कलेक्ट कौन करेगा, लेवी कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा किसके पास टैक्स, ये सब कुछ बहुत कम्बरसम हो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि भाई एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 10 टैक्स लगते हैं, चलो 10 टैक्स लगे, पर कंट्री में हर हर जगह 10 टैक्स ही लगने चाहिए ना फिर। एक जगह 10 लग रहे हैं, एक जगह 5 लग रहे हैं, एक जगह 3 लग रहे हैं, एक जगह 2 लग रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट विल। टैक्सेशन जो है, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है प्रोडक्ट का। तो वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए ना, एक नेशन है एक टैक्स होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले क्लियर कट डिमार्केशन था कि भाई स्टेट इन पे लेगा, सेंटर इस पे लेगा, तो स्टेट की विल है, जैसे मर्जी है वो टैक्स ले सकता है। फेडरलिज्म के अंदर, फिजिकल फेडरलिज्म के में अंदर ये ले रखा था कि स्टेट के पास राइट है कि स्टेट क्या करता है, स्टेट अपने हिसाब से इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाए। 10 टैक्स लगाने 10 लगाए, 20 लगाने 20 लगाए, दूसरा स्टेट अपने हिसाब से लगाए, तीसरा स्टेट अपने हिसाब से लगाए। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आदमी करे तो करे क्या? समझ में आ रहा है? कंज्यूमर तो चलो ठीक है, कंज्यूमर का तो खैर जितने का प्राइस है उतने का खरीद लेगा, पर जिसको टैक्स पे करना है वो तो बिल्कुल पगला जाएगा। ठीक है। तो ये जो कंबरसम प्रोसेस था टैक्स प्रोसेस को, सिर्फ उसका सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी गई। और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी गई, ऐसा नहीं कि भाई जो अभी अपन सिंप्लीफाई जो उसको कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो कावियाद स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग से जब टैक्स रिफॉर्म की शुरुआत हुई थी भारत के अंदर, वो हुई थी एल के झा कमेटी की रिकमेंडेशन से, है ना। एल के झा कमेटी की रिकमेंडेशन क्या कहती है? ये कहती है कि देखो भाई, एक तो ये आउटपुट बेस्ड टैक्स जो है ना, उससे हटकर, आउटपुट बेस्ड टैक्स जो आप सेल्स टैक्स बोल रहे हैं, इससे हटकर हमको क्या करना होगा, वैट के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, वैल्यू एडेड टैक्स। अब आप देखो, एक देश जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, और हर स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम रख रहा है। एल के झा कमेटी की रिकमेंडेशन उन्होंने ऐसे दी कि भाई पहले जो आपको स्टेप उठाना चाहिए वो सेंटर आपको उठाना चाहिए। सेंटर, आप भी तो आउटपुट बेस्ड टैक्स ले रहे हो ना, स्टेट को कन्विंस करना, दैट इज ए वेरी टिपिकल जॉब। तो आप क्या करो, आप पहले वैट को इंट्रोड्यूस करो। और वैट को इंट्रोड्यूस करवाया गया 1986 के अंदर। अगर आप देखेंगे एल के झा कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर, ठीक है, 1986 आई थिंक अप्रैल का महीना था या फिर मार्च का महीना था, 1986 के अंदर क्या करा गया, मॉड वेट का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। मॉड वेट, जिसका नाम है, जिसको फुल फॉर्म है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर ये प्रोसेस इतना कम्बरसम प्रोसेस है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सेंटर ने पहले स्टेप लिया, ठीक है भाई मैं करता हूं, फिर इन स्टेट्स को तो बीच में बना लेंगे बाद में। सेंटर ने कहा कि हम अपने कुछ आइटम्स जो होंगे, कुछ गुड्स जो होंगे, उसके ऊपर एक बार मॉडिफाइड वैट, मतलब वैट लगाकर देखते हैं। वैट का मतलब वैल्यू एडेड के ऊपर टैक्स अपन लेकर देखते हैं। ये एक तरह से ट्रायल बेसिस पे करा गया था मॉड वैट, कि देखिए भाई पहले स्टार्ट करें, अभी तो आउटपुट पे ले रहा था, अभी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तो सिस्टम ऐसा चल रहा था कि जो आउटपुट है उस पर टैक्स, जो आउटपुट है उस पर टैक्स, आउटपुट है उस पर टैक्स। अब क्या है, सिस्टम बदलना पड़ेगा, अब बदलना पड़ेगा मतलब वैल्यू एडेड पे टैक्स लेना है। तो वैल्यू एडेड पे जब टैक्स के बारे में सोचेंगे, तो आप ये सोचो कि वैल्यू एडेड का टैक्स जब ये लेने के बारे में सोचेंगे, तो एकदम से प्रोसेस चेंज हो रहा है पूरा। पहली बार भारत के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। तो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ही सेंटर क्या करेगा, इसको एक ट्रायल बेसिस के ऊपर स्टार्ट करेगा, और दैट इज नोन एज मॉड वैट। कि हम वैट को पूरी तरह से नहीं अपना रहे, पर हम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वैट हम अपना रहे हैं। तो जो भी गुड्स थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो थे, उसके ऊपर ये लगाया गया, ठीक है। और फिर ये देखा गया थोड़े दिन के लिए कि हाँ भाई इस सिस्टम से हम वर्क कर सकते हैं, कि अभी सेंटर कर रहा है, स्टेट तो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं अभी तक, ठीक है, हम इस सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं क्या? तो इससे पता चला हाँ भाई हम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ये मॉडिफाइड वैट ही जो था, ठीक है, उसके अंदर और सारे गुड्स को इंक्लूड करा गया, और उसको बोला गया सेंटर वैट, सेंट्रल वैट, जिसको हम बोलते हैं सैन वैट। ये पहले मॉड वैट जो था वो कुछ ही गुड्स के ऊपर था,
सर्विसेज के ऊपर तो था ही नहीं। सेंट्रल वेट जो होगा वो गुड्स के ऊपर भी होगा, बहुत सारे गुड्स और इसके अंदर आ जाएंगे, और इसको सर्विसेज के अंदर भी यहाँ पर लगा देंगे। सर्विसेज के अंदर भी जो टैक्स लगता है उसके अंदर वैल्यू एडेड के ऊपर, क्योंकि सर्विसेज के अंदर भी वैल्यू एडेड होती रहती है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स, सैनवेट। ठीक है। तो अब सर्विसेज के ऊपर भी आपको आउटपुट बेस नहीं देना है, सर्विसेज के ऊपर भी आप देंगे सैनवेट, और गुड्स के ऊपर भी आप देंगे सैनवेट। वैल्यू एडेड टैक्स देना है, सेल्स टैक्स यहाँ पर इस तरह से सेंटर ने स्टार्ट करके सेल टैक्स को खत्म करा। ठीक है, तो इतना पढ़ ले अभी, फिर अपन स्टेट की तरफ जाते हैं। सेंटर का, सेंटर ने सोचा कि भाई मेरे को स्टेप उठाना चाहिए, पहले मैं करता हूं, फिर स्टेट को कन्विंस करूंगा। और आप देखो ये टैक्सेशन का जो है ना, टैक्सेशन मतलब पैसा, पैसा। और अगर मान लीजिए किसी के पास पावर है कि मैं कितना भी पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी से मैं लोगों से कितना भी पैसा ले सकता हूँ, अगर आपके पास पावर आ जाए तो आप इस पावर को कभी छोड़ना नहीं चाहोगे। ठीक है, यू कैन नॉट डू दिस थिंग कि भाई मैं अपनी पावर को छोड़ दूं। स्टेट कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी पावर को छोड़े। समझ में आ रहा है? तो स्टेट जो है वो कभी भी अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहेगा। सेंटर जो है उसको क्या करना है, स्ट्रीमलाइन करना है सिस्टम को। स्ट्रीमलाइन करना है, पहले तो आउटपुट के ऊपर टैक्स ले रहा था, आराम से चल रहा था काम, ठीक है। उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर उनको 4-5 बार टैक्स देना पड़ रहा था, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। पर वो काम चल रहा था सेंटर का, अच्छा काम चल रहा था। पर सेंटर ने सोचा यार भाई हमको अब ऐसा चलता रहेगा तो कोई हमारे देश में नहीं आएगा, कोई हमारे देश में नहीं आएगा बिजनेस करने, हमारे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होती रहेगी, ऐसे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे अभी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सेंट्रल वेट, हमें मॉडिफाइड वेट लेकर आए पहले, फिर हम सेंट्रल वेट ले, सेंट वेट। अब दिक्कत सेंटर की तो थी नहीं, सेंटर की दिक्कत सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम जो आएगी वो स्टेट के लिए आएगी कि स्टेट को कैसे कन्विंस करें। भाई उनको पास पावर दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उनके पास। उनके पास कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि आप इन प्रोडक्ट्स पे अपने हिसाब से टैक्स लगा सकते हैं, तो कौन स्टेट छोड़ना चाहेगा। इसलिए बड़ी दिक्कत होगी ये, और ऐसा करते 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 2005 तक आ जाएगा, तब जाकर ये सिस्टम कुछ बनेगा। है ना? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी यहां तक का सेंटर वाला चीज अपन समझ लेते हैं, फिर स्टेट वाला चीज समझेंगे, राइट। तो देखो, ऑन March 1st 1986, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एलके झा कमिटी, मॉडवेट वाज अडॉप्टेड ऑन सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अंडर मॉडरेट द मैन्युफैक्चरर हैज टू पे द टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटपुट, बट टैक्स पेड ऑन द इनपुट विल बी रिम्बर्स्ड। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आउटपुट के ऊपर टैक्स दिया, आउटपुट के ऊपर टैक्स लेकर फिर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इस तरह से दे दिया गया वापस, है ना। अगर आप बिल दिखा दोगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और ये सिस्टम अच्छा लगने लगा यार, ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, इससे तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि अब सब लोग जो होंगे वो टैक्स देने लगेंगे, क्योंकि सब लोगों को रिकॉर्ड रखना है अपना, रिकॉर्ड मेकिंग हो जाएगी एक तरह से। ठीक है। तो देखो, इनिशियली मॉडवेट जो था वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू गुड्स, बट आफ्टर सम टाइम इट एक्सटेंडेड एंड फाइनली वाज नेम एज सेंटर वेट। पहले वो देख रहा था कि भाई ये सही है क्या, मॉडवेट ही रखा, उसने अपना नाम नहीं लगाया सेंटर वाला। फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है यार ये हो जाएगा, सैनवेट हम रख लेते हैं इसका, सेंटर वेट। सर्विस प्रोवाइडर आर आल्सो अलाउड एंड मोर नंबर ऑफ गुड्स आर इंट्रोड्यूस इन दिस। ठीक है, तो इस तरह से सेंटर ने अपनी स्टार्ट करी चीज। पर अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है भाई, सेंटर अलग तरह से टैक्स लगा रहा है और स्टेट अलग तरह से लगा रहा है। सेंटर तो पूरा एक, अगर हम देखें, वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, पर स्टेट जो है वो अलग टैक्स पे शिफ्ट कर रहा है। इनके अलग ही अलग टैक्सेस है, ये तो एक तो आउटपुट बेस्ड टैक्स है सबका, और आउटपुट बेस्ड टैक्स के बाद हर स्टेट के अंदर हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग तरह से टैक्सेशन। तो ये सेंटर ने तो कर लिया सही, सेंटर तो अपना सही करने लग गया, पर स्टेट का कुछ है। सेंटर ऐसे, अब कोई देखो, एक देश है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट के ऊपर सेंटर टैक्स ले रहा है, एक प्रोडक्ट के ऊपर स्टेट टैक्स ले रहा है, एक प्रोडक्ट के ऊपर सेंटर और स्टेट टैक्स ले रहे हैं, सेंटर जो है वैट लगा रहा है, स्टेट जो है वो आउटपुट बेस्ड टैक्स ले रहे हैं, तो कैसे चलेगा काम। एक देश है भाई, एक देश है, वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। पर ऐसा तो ना होकर, और एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो रहा है। तो स्टेट के अंदर क्या सिस्टम था, अब अपन स्टेट के बारे में समझेंगे। ठीक है, स्टेट का सिस्टम तो तुम समझ ही गए, अब इसके अंदर किस तरह से चीजें होंगी। तो देखो, स्टेट के अंदर अगर आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 के अंदर आपको पता है कि 3 लिस्ट है। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक तरह से कंकरेंट लिस्ट, और चौथी रेजिडरी लिस्ट है ऑल्सो, राइट। तो शेड्यूल 7 के अंदर जो स्टेट लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 54,
इसके अंदर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि स्टेट जो कर सकता है, लेवी कर सकता है टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स, वो अपने हिसाब से लेवी कर सकता है। ठीक है, तो हर स्टेट अपने हिसाब से लेवी कर सकता है। तो अब स्टेट के अंदर अगर आपको वैल्यू एडेड टैक्स लाना है, तो एक तो सब स्टेट से अलग अलग बात करनी पड़ेगी, इतनी सारी स्टेट्स हैं, इन सबसे अलग अलग बात करनी। और बात भी क्या कर रहे हो आप स्टेट से, कि भाई जो तेरी पावर है ना टैक्स लेने की, उस पावर को आप हमारी तरफ से, हमारी तरह से स्टार्ट करो, आप वैट लगा दो उसके ऊपर। स्टेट बोले ना भैया ना, मैं नहीं करूंगा और एक स्टेट बोल देगा तो दूसरा स्टेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि यार मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, मेरे को तो मस्त मजा आ रहा है, अभी आउटपुट जो है उसके ऊपर डायरेक्टली टैक्स लगाता हूँ और टैक्स भी ज्यादा होता है और मजे भी ज्यादा आ रहे हैं। वैल्यू एडेड पे मेरे को नहीं पता भाई, वैल्यू एडेड पे किस तरह से लगाएंगे। और ये जैसे ही सेंटर इनसे रिक्वेस्ट करेगा या सेंटर इस तरह से बोलेगा, तो इनको डाउट हो जाएगा कि सेंटर हो सकता है कि हमारा पैसा खाने की कोशिश कर रहा हो। सेंटर एक तरह से इस तरह, तो आप देखेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में ये पैसों का मामला था। पैसों के मामले में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, बिजनेस फैमिलीज हैं, वो टूट चुकी हैं। ठीक है, कि भाई बड़ा भाई अलग रह रहा है, छोटा भाई अलग रह रहा है, अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं लोग। राइट, क्यों? क्योंकि पैसों का ही मामला होता है। पहले बहुत अच्छे से रहते थे, जैसे पैसा आया बंटवारा हो गया घर के अंदर। तो यहाँ पे सेंटर भी क्या है, सेंटर भी एक तरह से बड़ा भाई है, स्टेट क्या है, छोटा भाई है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा आ गया बीच में। अब पैसा जैसे आएगा तो सबको डाउट हो जाता है। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड आके अभी आपको कहे भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले, तो आप कहेंगे यार इसका कोई फायदा होगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप मान लो ऐसे कहो किसी से कि यार अधिष्ठान आईएएस के कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, अधिष्ठान आईएएस के कोर्सेज ले लो। तो जो होगा, क्योंकि ऐसा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इतना भयंकर तरीके से हो रखा है भारत के अंदर, वो सोचेगा भाई इसका कुछ ना कुछ वो होगा इसके अंदर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स ऐसी चलती है ना, कि आप रेफर करोगे तो आपको इतना परसेंटेज ऑफ मिल जाएगा, या इतना पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसे चलाती हैं कि 4 बंदों को लेकर आओगे तो आपकी फीस माफ हो जाएगी, 5 बंदों को लेकर आओगे ज्यादा फीस, इस तरह से। तो उसका दिमाग में डाउट आ जाएगा। इसी तरह से जब सेंटर स्टेट के पास जाएगा कि भाई देख वैट लगा ले, वैट लगाने से देश का फायदा है, तो सेंटर को, स्टेट को लगेगा कि नहीं भाई हमारा कोई ये क्या कर रहा है, हमारी पावर कम करना चाहता है। और सेंटर के और स्टेट के बीच में तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो मिसट्रस्ट रहता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप यहाँ पर देखो, स्टेट वैट अगर लगाना है तो फिर उसके लिए एंट्री 54 के अंदर ये लिख रखा है, शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर स्टेट टू लेवी टैक्स ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ द गुड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसके बेसिस पे, वो अलग आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। दस इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म टैक्स रिक्वायर्ड कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट। इसलिए सभी स्टेट को क्या करना पड़ेगा, सभी स्टेट का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। अब हालत खराब होगी, इनको कैसे मनाए? तो इनको मनाने की स्टार्टिंग से मनाने की कोशिश करेगी, इसको 1980s के अंदर बहुत मनाने की कोशिश करी, फिर 1999 के अंदर तो ऐसी हालत आ गई कि स्टेट को एक तरह से अगर नहीं लेकर आएंगे सिस्टम के अंदर, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो ऐसे ही बना रहेगा। तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक तरह से कॉन्फ्रेंस ऑफ सीएम करवाई, कि सब आओ मिल बैठकर बात करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, डिसीजन ऐसे लेंगे, जो भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, है ना, वो एक अपना ग्रुप बना लो, एम्पावर्ड कमेटी बना लो एक। ठीक है, और आप लोग एक तरह से सब बात करते हैं, हम भी रहेंगे उसके अंदर, आप भी रहना, सब उसके अंदर एक तरह से कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वाजपेयी जी ने एफर्ट मारे, ठीक है, 1999 में कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स करवाई, और एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाया, जिसको धीरे धीरे समझाया गया कि वैट का देखो कितना फायदा है, आप लोगों को भी फायदा होगा उसके अंदर, इस तरह से होगा। हम आपसे कोई टैक्स लगाने की पावर नहीं छीन रहे, आप कितना भी वैट लगाओ आराम से अपने हिसाब से, है ना। स्टेट्स आप अपने पर वैट लगा लो भाई, आउटपुट बेस्ड टैक्स की जगह वैट के ऊपर आप शिफ्ट हो जाओ, बिकॉज आउटपुट बेस्ड टैक्स इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो बोला गया इन लोगों से, स्टेट से जो रिक्वेस्ट करी गई, वो ये करी गई कि भाई जो आउटपुट बेस्ड टैक्स है ना, आउटपुट बेस्ड टैक्स, उसकी जगह आपको क्या लगा लेना चाहिए, आपको लगा लेना चाहिए वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। की वैल्यू एडेड है उसके ऊपर आप टैक्स लेने लगो। आउटपुट क्या आप ले रहे हो तो बहुत ज्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, और टैक्स इवेजन भी कर लेते हैं लोग, और लोग भी बड़े परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। तो तुम अगर आउटपुट बेस्ड टैक्स की जगह वैट के ऊपर जाओगे, तो तुम्हारा पॉलिटिकल डायमेंशन भी इंप्रूव होगा, लोगों का टैक्सेशन कम होगा। ठीक है, लोगों के ऊपर भार कम आएगा। अभी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 4 बार टैक्स देना पड़ रहा है, कैसे देना पड़ रहा है ये आपको पता है?
तो सारे स्टेट ने सोचा हाँ चलो बात करते हैं, बात करते हैं, और फिर धीरे धीरे स्टेट्स जो हैं इस चीज के लिए मानने लग गई। इन 1999 कॉन्फ्रेंस ऑफ सीएम वर हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर, एंड इन 2000 यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एम्पावर्ड कमिटी ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स टू इवॉल्व कंसेंसस अमंग द स्टेट्स ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट वैट। सिर्फ वैट लगाने के बारे में बात कर रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अभी जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जीएसटी समथिंग डिफरेंट। कैसे है जीएसटी? यही चीज है कि इसके अंदर ही इंप्रूवमेंट करते 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 हम एक आइडियल वेट की कंडीशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नोन एज जीएसटी। सर हमारा एक वैट अपन लगाए तो सारे स्टेट्स मान गए, यूपी नहीं माना, उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी शायद उस वक्त, तो उत्तर प्रदेश नहीं माना। अब सारे स्टेट्स ने तो लगा दिया, अब उत्तर प्रदेश नहीं मान रहा, तो वहां के मर्चेंट्स ने जो थे ना, उन्होंने एक आंदोलन टाइप का कर दिया कि भाई साहब सब स्टेट के अंदर तो आराम से वैट देना पड़ रहा है ना, और हम आप अलग से सेल्स टैक्स के ऊपर अभी भी फोकस करके बैठे हो, आउटपुट बेस्ड टैक्स ले रहे हो अभी तक आप। तो 2005 के अंदर, ठीक है, आप देखेंगे 21 स्टेट्स जो है ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मान ली बात। पर ये यूपी जो है वो नहीं माना। यूपी ने कहा मैं नहीं मानता। अब फिर यूपी के अंदर इलेक्शन है। अब इलेक्शन आया तो सब लोगों ने बहुत तगड़ा ये आंदोलन चल गया कि हमारा एक मुद्दा बन गया ये, और जैसे ही मुद्दा बनता है तो फिर गवर्नमेंट पसीज जाती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम भी वैट लेकर आएंगे। 2008 के अंदर यूपी वाज द लास्ट स्टेट जिसके अंदर वैट आया। बाकी सारी वेट स्टेट्स के अंदर, 21 स्टेट्स के अंदर वैट आ गया 2005 के अंदर। धीरे धीरे सबके अंदर आ गया, पर लास्ट स्टेट जो रहा वो यूपी रहा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बड़ा मुश्किल है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पर अगर पूछ ले तो भाई आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 21 स्टेट्स अडॉप्टेड वैट। लास्ट डेट वाज उत्तर प्रदेश विच फाइनली अडॉप्टेड वैट ऑन द 1 Jan 2008। 2008 को, 1 जनवरी 2008 को इसमें यूपी ने इस तरह से अपनाया। तो मतलब अब प्रोसेस कैसा हो गया? प्रोसेस ये हो गया कि सेंटर टैक्स ले रहा है, ठीक है, वैट के ऊपर, सैनवेट, अपने आइटम्स पे। इसी तरह से स्टेट टैक्स ले रहा है। स्टेट के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स। मान लीजिए राजस्थान स्टेट है, ये महाराष्ट्र स्टेट है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये टैक्स ले रहे हैं, मान लो ये मार्कर के ऊपर, ये अपने हिसाब से वैट लगा रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये भी अपने हिसाब से वैट लगा रहे हैं। मान लो इसने 10% कर रखा है वैल्यू एडेड टैक्स, इसने कर रखा है 15%, है ना। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम थी, पहले से जो प्रॉब्लम थी वो सेंटर के साथ भी अभी है और स्टेट के साथ भी है। क्या प्रॉब्लम थी? आप प्रॉब्लम समझना प्लीज, कि इसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस और लग रहे हैं, हजारों तरह के टैक्सेस के अंदर और लग रहे हैं, इसके अंदर हजारों टैक्सेस और लग रहे हैं। तो अभी तक जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किस तरफ से मूव कर रहे हैं हम, सेल्स टैक्स की तरह। जो आउटपुट बेस्ड टैक्स है उसकी जगह हम वैट देने लगे हैं बस। पर वो सिस्टम जो कम्बरसम प्रोसेस है वो सब अलग अलग अभी भी है। राजस्थान के पास पावर है कि कितना भी अपना वैट लगा सकता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग तरीके से वैट लगा रहा है। महाराष्ट्र के पास पावर है कि वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कितना वैट लगाना है, वो महाराष्ट्र के पास पावर है अभी भी। ठीक है, और राजस्थान के अंदर जो वैट लग रहा है वो 10% लग रहा है, महाराष्ट्र के अंदर लग रहा है वो 15% लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस कारण से एक देश के अंदर एक यूनिफाइड प्राइस तो बन ही नहीं सकती ना। मार्कर यहाँ पर अलग प्राइस का मिलेगा, यहाँ पर अलग। अच्छा, उसके अलावा ये 70 तरह के और टैक्स लगा रहे हैं, ये हो सकता है 15 तरह के और टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो टैक्सेस लगा सकते थे वो कैसे भी टैक्स लगा सकते थे। इसको लग रहा है कि भाई मार्कर जो है दैट इज यूज फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, पढ़ाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट हो जाता है उनका, तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल है ना, बात बता रहे हैं, मार्कर मतलब लग्जरी प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर लग्जरी टैक्स लगा दो। इस तरह से कितना भी टैक्स लगा सकते। तो अभी भी प्रोसेस तो कम्बरसम है ही। अभी तक क्या चेंज हुआ है? अभी तक ये चेंज हुआ है कि सेंटर जो है वो भी क्या करेगा, एक तरह से वैट के वैल्यू एडेड के ऊपर टैक्स लगाएगा, और स्टेट भी वैल्यू एडेड के ऊपर टैक्स लगाएगा। पर स्टेट जो टैक्स लगाएगा वैल्यू एडेड के ऊपर, वो हर स्टेट अपनी तरह से अलग लगाएगा, और एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे सैकड़ों टैक्स लग सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। तो दिक्कत तो अभी यही है, मैन्युफैक्चरर यहाँ पर खड़ा है, सबसे पहले देखेगा भाई सेंटर के अंदर है कि स्टेट के अंदर है, कि सेंटर प्लस स्टेट के अंदर है, पहले ये देखेगा। फिर ये देखेगा अरे भाई
चल कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर बैठेंगे हम, हाँ चल राजस्थान के अंदर इतना देना पड़ेगा और राजस्थान के अंदर ये 10 टैक्स और भी देने पड़ेंगे। फिर महाराष्ट्र में गए तो उसकी तो प्रॉब्लम अभी इंटैक्ट ही है। तो ये सिस्टम इसके अंदर चला और स्टेट ने जोड़ दिए हाथ, स्टेट ने कहा कि भाई देखो इससे ज्यादा हमसे कोई एक्सपेक्टेशन रखना मत तुम। देखो अभी भी टैक्सेशन सिस्टम तो वैसा ही है, पर दिक्कत क्या आई है, दिक्कत एक सॉल्व हुई है कि आउटपुट बेस्ड टैक्स जो था उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर अपन शिफ्ट हो गए। समझ में आ रहा है? अब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा यार हमको और टैक्स रिफॉर्म करने हैं। स्टेट ने कहा भैया तुम्हारे जोड़े हाथ, हम कोई तुमसे क्या है, हम तुमसे कोई रिफॉर्म्स की रिफॉर्म नहीं करने देंगे अब हम अपनी पावर को कम नहीं करेंगे। इसने बोला यार हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, तुम भी हाथ जोड़ रहे हो, ठीक है ऐसे कैसे काम चलेगा। और फिर बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ 2008 के आसपास कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमको लेकर आना चाहिए। अब ये क्या भला है, इसके अंदर देखो स्टेट्स को क्या बोल रहे हैं, स्टेट्स को आप सोच कर देखो कितना गुस्सा आएगा। अपने आप को स्टेट समझ कर सोचना। ये स्टेट है चार, ठीक है, चार बंदे समझ लो, ठीक है। ये मार्कर पे टैक्स लगा रहा है अपने हिसाब से, कितना भी टैक्स लगा रहा है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर से क्या बोला जा रहा है, अभी क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो मैं आपको नहीं बता रहा, अभी तो मैं बस आपकी भूमिका बना रहा हूँ कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को समझने के लिए सब भूमिका बन रही है। और एक बार ये चीजें समझ में आ रही है ना, बिल्कुल आप देखोगे जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ा दूंगा तब आपको समझ में आएगा अच्छा सर आप कहाँ से लेकर आए थे और किस तरह से एक एक सीरीज वाइज अपन ने पढ़ा है, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये चीजें इजी लग रही होगी इकोनॉमिक्स के अंदर, पर वो इजी है नहीं, ठीक है तो इजी, पर उसको कहीं और से अगर आप पढ़ोगे तो वो इतनी इजी लगेगी नहीं आपको। अभी तक जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी वो बहुत इजीली आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट जो है उसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले कि इकोनॉमिक्स में तो कुछ है नहीं। नहीं, इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत ही, अगर आप देखेंगे कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स तो मैं बोलता नहीं हूँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट तो बहुत जरूर टेक्निकल सब्जेक्ट तो है, ठीक है। तो अब इनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है सेंटर, देखो स्टार्टिंग की रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि भाई एक काम करते हैं, ये मार्कर का टैक्स रेट हर जगह अलग अलग है ना। तो दो काम कर दो तुम मोबाइल, एक तो यार सब है ना, अपन क्या करते हैं कि क्या सेंटर और स्टेट की लिस्ट, ये सब ये लिस्ट हटाते हैं यार, एक प्रोडक्ट रखते हैं, ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर आधा टैक्स तुम लो आधा टैक्स हम रख लेंगे। इसके ऊपर अगर मान लो 10 रुपए का टैक्स बन रहा है तो आधा टैक्स 5 रुपए तुम रख लेना, 5 रुपए हम रख लेंगे। एक बात समझ लो, ये क्या यार, कोई आदमी पहले आया है, उसको दिख रहा है सेंटर का लिस्ट है, ये स्टेट का लिस्ट है, स्टेट का आइटम है, फिर वो इस तरह से। एक तो ये बात है। अच्छा ये बोलेंगे भाई ठीक है टैक्स रेट हम डिसाइड करेंगे, टैक्स रेट क्या लगेगा, बोले नहीं 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 नहीं, टैक्स रेट ना तुम डिसाइड करोगे ना हम डिसाइड करेंगे। बोले क्या मतलब, बोले कोई और ही बॉडी बना देंगे वो डिसाइड करेंगे। ये स्टेट बोलेंगे नहीं नहीं भैया हम ये पावर नहीं छोड़ सकते कि टैक्स रेट तो हमारी सबसे बड़ी पावर है कि हम कभी हमारे पास पैसा कम होता है तो हम रेट ऑफ टैक्स बढ़ा देते हैं, हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाता है, ये तो हम नहीं करेंगे। बात बनी नहीं। उसने बोला यार तुम तो यहीं पे अटक गए, हम तो और बात करना चाहते थे तुमसे। बोले और क्या बात करनी, चलो बात तो बता दो। कि अटके तो हम ही, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम होने नहीं देंगे, स्टेट्स की रजामंदी के बिना 2/3 ऑफ स्टेट्स की मेजोरिटी चाहिए तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो पाएगा वो वाला। बोले अच्छा और बात बताओ क्या बात है। दूसरी बात, एक अर्ज करना चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है, कि बुरा मत मानिएगा पर ये जो सारे इतने सारे टैक्स तुम लगाते हो ना, इन सब टैक्सों को हटाकर एक ही टैक्स रेट रख लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे मार्कर के ऊपर 5% टैक्स रेट अगर अपन मान लो, तो सबके अंदर महाराष्ट्र के अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर सारे स्टेट्स के अंदर जो हो गए 5% टैक्स रेट ही चले। ना भैया ना, हम ऐसा तो नहीं कर सकते, तो ये हम डिसाइड करेंगे कि रेट कौन दे, कितना रखना है। और दूसरा इतने सारे टैक्स लगाने की हमारे पास पावर है, तो ये पावर तो हम नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे सिस्टम चलता रहा, 2018 से स्टार्ट हुआ, 8 से स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई इसके अंदर, बातचीत हुई नहीं माने स्टेट, बातचीत हुई फिर नहीं माने। बीजेपी गवर्नमेंट, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट इसको लेकर चल रही थी तो बीजेपी गवर्नमेंट वाज वेरी मच अगेंस्ट, बोला ऐसे तो स्टेट की सारा अधिकार छीन लेगा सेंटर, ये हम होने नहीं देंगे, ठीक है। पर जैसे सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उनको लगा कि दिस इज द नीड ऑफ आवर, ऐसे होता है हमारे सिस्टम के अंदर। और कांग्रेस बेचारी इसलिए नहीं बोल पाई कुछ, अपोज नहीं कर पाई इतनी ज्यादा कि उनको ऐसा लगा कि भाई साहब
हमने तो स्टार्ट करा था और हम ही कैसे अपोज करें। तो हमारी कंट्री के अंदर अपोजिशन इज जस्ट टू अपोज एवरीथिंग। ठीक है, अपोजिशन का मतलब ये है कि अपोज करो सब कुछ। जो पिछले साल आप कर रहे थे उन चीजों के लिए, अगर ये गवर्नमेंट करना चाह रही है तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको आप अपोज करो। और जो आप पिछले साल करना चाहते थे वही ये वाली गवर्नमेंट करने लग गई, ये क्या मतलब हुआ, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर कभी कभार प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, डेमोक्रेसी हमेशा सही नहीं है। डेमोक्रेसी में आपको डिसीजन मेकिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज अपोजिशन इज देयर, एंड अपोजिशन का एक बेसिक फंक्शन ये रहता है टू अपोज एवरीथिंग। ठीक है। खैर, यहाँ पर ये बात समझ में आई क्या क्या चीजें यहाँ पर इनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो इनको बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, बोला ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा करते 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 बहुत बार कोशिश करी। फिर फाइनली जीएसटी जो लगाना, जीएसटी जो लगाओ 2006 के अंदर जीएसटी एक्ट बना। अब जीएसटी एक्ट के अंदर क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। आप थोड़ा डायमेंशंस तो समझ गए होंगे, क्या सेंटर क्या कहना चाह रहा है वो तो समझ गए होंगे। राइट। अब प्रॉब्लम्स आप समझ गए, अब आपको जीएसटी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, ये अब अपन अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है। तो अभी तक का जो भी चीज है माइंड में 2 मिनट के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मिनट के लिए सब कुछ रिवाइज कर लो, एक पेपर पे लिख लो कि भाई देखो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, ये प्रॉब्लम आ रहा था, फिर अपन जीएसटी की तरफ मूव करते हैं और फिर इसको आज खत्म कर देंगे अपन जीएसटी पे। ठीक है। तो पर पहले आपको ये समझना होगा कि एक बार आप रिवाइज करें दिमाग के अंदर, तभी जाकर मैं आगे पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज है। पर ये चीज तब तक नहीं समझ में आएगी तुमको जब तक ये पुरानी चीजें समझ में नहीं आएंगी। समझ में आ रहा है, ये तो आप लोग खुद भी समझ पाएंगे जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा कि अगर ये चीजें नहीं पढ़ाई होती हमने तो आपको ये चीज समझ में नहीं आती। राइट। तो जस्ट एक 2 मिनट ब्रेक, और 2 मिनट ब्रेक करके दिमाग के अंदर वापस वो गाड़ी चलाओ कि किस तरह से अपन ने स्टार्टिंग वहां से करो। कल की क्लास में जो बैठ पढ़ाया था ना वहां से स्टार्ट करो, किस तरह से धीरे धीरे अपन चढ़कर यहाँ तक आए, वो सब चीजें एक बार रिवाइज करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सभी बच्चों को मैंडेटरी करनी है। 2 से 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट के ब्रेक के अंदर आपको ये काम करना है। ठीक है।
चलिए, एक बार आपने रिवाइज कर लिया होगा आई होप। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए। कैसा सिस्टम आप अभी जीएसटी से पहले क्या सिस्टम है, ये सबको समझ में आ रहा है? हर स्टेट के पास पावर है कि वो अपना टैक्सेशन अलग से बना सकता है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो प्रोडक्ट स्पेसिफाई कर रखे हैं स्टेट जिसके ऊपर टैक्स लगा सकता है, उन प्रोडक्ट के ऊपर स्टेट अलग अलग तरीके से टैक्स लगा सकता है, बहुत सारे टैक्सेस लगा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अपने हिसाब से उन टैक्सेस की रेट डिसाइड कर सकता है। राइट। तो ये एक कम्बरसम प्रोसेस है। सेंटर कुछ सब्जेक्ट्स पे सेंटर लगा पा रहा है, कुछ सब्जेक्ट पे स्टेट लगा पा रहा है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यार एक ही कर लें, एक ही किसी तरह से बातचीत करके कर लें, किस कुछ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लगा रहे हैं। तो ये जो गुड्स हैं, राइट, इनके ऊपर टैक्सेशन वाली चीज जो है, दैट इज वेरी कम्बरसम प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रोसेस को सिंप्लीफाइड करने के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर आए। अब जाकर हम काबिल हुए, इस काबिल कि हम गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को समझ पाएंगे, जीएसटी को अब हम समझ पाएंगे। तो देखो क्या हुआ, 2016 के अंदर बात बन गई और जीएसटी लेकर आए हम, जिसको हम बोलेंगे सिंगल यूनिफाइड टैक्स रिजीम। सिंगल यूनिफाइड टैक्स रिजीम इसको बोला गया। और इसके अंदर जीएसटी की एक डेफिनेशन डाली गई। ठीक है, जीएसटी की एक डेफिनेशन डाली गई आर्टिकल 366 के अंदर। और और कुछ प्रोविजंस बताए गए कि क्या क्या जीएसटी का मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि हुआ क्या है, ये अपन को आपको मैं बताता हूं। देखो, सेंटर है, ये स्टेट है, और स्टेट के अंदर भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि ये जो मार्कर था, यहाँ पर लेकर रहते हैं अपन मार्कर को, और राजस्थान स्टेट इसके ऊपर 10% टैक्स लगा रही थी मान लो। वहीं महाराष्ट्र स्टेट इसके ऊपर जो है लगा रही है 5% का टैक्स। वहीं केरला इसके ऊपर लगा रहा है 7.5% का टैक्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इस टैक्स रेट को एक बना दें। इस टैक्स रेट को एक बना दे, हमने डिसाइड कर लिया कि ये टैक्स रेट जो होगी ना, वो 5% होगी। बीट राजस्थान, बीट महाराष्ट्र, बीट केरला, बीट एनी स्टेट, 5% तो 5%, एक बार कह डाला तो कह डाला। और इस 5% के अंदर, अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे और टैक्स थे। तो ये जो सारे टैक्स हैं वो सबस्यूम्ड होकर इस 5% के अंदर ही आ जाएंगे, और कोई एक्स्ट्रा टैक्स इस मार्कर पे नहीं लगेगा। अच्छा सर, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया सर। अब मैन्युफैक्चरर को बड़ा फायदा आएगा, यहाँ आएगा तो इसको लगेगा कि यहाँ पे भी 5% टैक्स है, यहाँ पर भी 5% टैक्स है, और जो पहले इतने सारे टैक्सेस लगते थे अलग अलग, वो भी नहीं है। वाह, कितना सिंपल प्रोसेस हो गया सर इसके लिए। समझ में आ रहा है? तो एक यूनिफाइड रिजीम, टैक्स रिजीम कैसे बनी, आपको समझ में आ रहा है? यूनिफाइड टैक्स का मतलब अब 5% देना पड़ेगा इसके ऊपर, तो 5% देना पड़ेगा मार्कर के ऊपर, वेदर इट इज राजस्थान, वेदर इट इज महाराष्ट्र। वो जो प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम हटा दी। ठीक है, वेट तो है ही, वैल्यू एडेड पे ही लेना पड़ेगा टैक्स, और वैल्यू एडेड पे टैक्स लेना पड़ेगा, तो आपकी टैक्स रेट भी डिसाइड कर दी। सर ऐसे कैसे मान गए स्टेट? और सर ये टैक्स रेट कौन डिसाइड करेगा, है ना, कैसे डिसाइड होगी? और सर स्टेट का से इतना कम हो जाएगा, फिर तो दिक्कत और भी आ जाएगी बहुत। सब कुछ पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ और सिर्फ आप इसके अंदर इस तरह से समझो। ठीक है, जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे समझो, सिंप्लीफाइड मैनर में। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इस मार्कर के ऊपर, जो 70 तरह के टैक्सेस लगा रखे थे राजस्थान गवर्नमेंट, वो सबस्यूम्ड हो जाएंगे, और उसकी जगह एक टैक्स रेट आ जाएगी, दैट इज नोन एज 5% टैक्स रेट। और यही टैक्स रेट सबके अंदर, सारे स्टेट के अंदर कॉमन रहेगी, दैट इज 5%। ठीक है, अब आप ये सोचकर देखो कि भाई हमारे देश के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए एक कार, ठीक है, और एक मान लो जैसे मार्कर। समझ में आ रहा है? तो कार तो एक तरह से लग्जरी गुड है ना। एक साइकिल है मान लो, कार और साइकिल ले लेते हैं ना, थोड़ा रिलेटेबल हो जाएगा, साइकिल है, राइट। तो कार जो चलाएगा वो तो अमीर आदमी होगा, तो इसको तो ज्यादा, इसका रेट ऑफ टैक्स शुड बी मोर, टू मेक इट मोर प्रोपोर्शनल। ठीक है, मोर प्रोग्रेसिव। तो इसके अंदर प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हम अगर एक ही टैक्स रख देंगे, 5% ही इसके ऊपर लेंगे और 5% ही इसके ऊपर लेंगे, तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसलिए डिफरेंट टैक्स स्लैब्स बनाए गए।
डिफरेंट टैक्स स्लैब्स बनाई गई जिसके अंदर 5 टैक्स स्लैब्स बनाई गई, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। मतलब कुछ प्रोडक्ट के ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं देना होगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है सोसाइटी के लिए, उसको इंसेंटिवाइज करना है गवर्नमेंट को, तो उसके ऊपर तो 0% टैक्स रख देंगे। और कुछ प्रोडक्ट जो होंगे उनके ऊपर क्या करेंगे, उनके ऊपर टैक्स जो होंगे रेट अपन इस तरह से रखेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 5% का टैक्स रख दिया, पर 5% का टैक्स मतलब सारी स्टेट के अंदर 5% का टैक्स, और 5% का टैक्स मतलब सब इनडायरेक्ट टैक्स सब्स्यूम्ड हो गया उस प्रोडक्ट के उस 5% के अंदर। कुछ का हमने 12% रख दिया, कुछ का 18, कुछ का 20। दिस इज नोन एज टैक्स स्लैब्स। स्लैब्स हमने बना दी, देखो एक 0% की स्लैब बना दी, 5% की, 12% की, 18% की, 28% की। तो डिफरेंट टैक्स स्लैब्स डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द गुड, कि इस गुड की क्या यूटिलिटी है। अगर मान लीजिए सोशल यूटिलिटी है इसकी, तो फिर इसके अंदर 0% टैक्स रखेंगे। अगर बहुत ज्यादा ये अमीर आदमी खरीद रहा है तो उसके ऊपर 28% टैक्स रखेंगे। इस तरह से इसको प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश की गई। समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं बनाएंगे कि भाई अमीर आदमी अगर कार खरीदेगा तो उसको 5% देना पड़ेगा, तो 28% देना पड़ेगा, और गरीब आदमी कार खरीदेगा तो 5% देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बनाया। ऐसा है कि कार जो भी खरीदेगा उसको 28% देना होगा। और जनरली ऐसा देखा जाएगा कि जो कार होगा, जो लग्जरी कार्स होंगी, है ना, बड़ी बड़ी कार, कोई गरीब आदमी तो खरीदेगा नहीं। तो एक तरह से इसको प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश की गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई कि ये एक तरह का वैट है जिसके अंदर क्या हुआ कि एक यूनिफाइड टैक्स रिजीम बनाने की कोशिश करी। यूनिफाइड टैक्स रिजीम का मतलब क्या है कि सबके अंदर टैक्स रेट जो है वो सेम रखी गई, और सारे के सारे जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सबस्यूम कर लिए गए उस टैक्स रेट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स refers to the single unified tax created by amalgamating a large number of center and the state tax presently applicable in the India। एक तो आप पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन समझो। ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ इसके अंदर, जिसके अंदर स्टेट की रजामंदी भी चाहिए थी, 2/3 स्टेट हाँ बोलेंगी तभी जाकर ये पास हुआ था। एक्ट 2016 September made this regard inserted a definition of GST in the article 366 of the constitution by inserting a sub clause 12A। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। जिसके अंदर अब ये बताया गया इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स तो सर पहले आ गया था, पर फिर भी बहुत कम्बरसम प्रोसेस था, उसको हटाने के लिए सेकंड लाइन पढ़ो, ऑल मेजर इनडायरेक्ट टैक्स आर सबमर्ज इन ए सिंगल टैक्स रेट। ठीक है, डिफरेंट टैक्स स्लैब्स आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी ऑफ गुड्स। अब ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये अपन अब थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा तो थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो स्लैब्स बनाई गई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की स्लैब, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अब ये 2024 के अंदर जो स्लैब्स चेंज हुई है उसके बारे में अपन बात कर ले। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है, पैन जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेज है उनके ऊपर 12% जीएसटी लग रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनके ऊपर 0% ही लगेगा। मेटल्स कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड हो, हर चीज के ऊपर अलग तरह का। पर ये जो 18% लग रहा है ना, ये राजस्थान में भी 18% है साहब। ओके, ये महाराष्ट्र में भी 18% है, इस सब जगह 18% है। और इसके अलावा आप और कोई इधर उधर के टैक्सेस नहीं लगा सकते। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गई। पहला पॉइंट ये हुआ, पहला पॉइंट। इतने सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमने पहला पॉइंट बनाया। दूसरा पॉइंट, पहले ऐसा था जैसे मैंने आपको बताया, कुछ सेंटर लेता था किसी के ऊपर टैक्स, कुछ स्टेट लेता था, बोले कोई बात नहीं, अब ये चीजें हम हटा देंगे। ये काय का आपने अंदर भेदभाव, ठीक है, किसके ऊपर मैं लेता हूँ, सबके ऊपर सब लेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए एक टैक्स, ये एक मार्कर है, जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये अपन ने देखा इसके अंदर, ये 18% टैक्स दे रहा है मेटल कंसंट्रेट एंड वुड्स के ऊपर, 18% टैक्स। तो 18% में 9 तो जाएगा सेंटर के खाते के अंदर, सेंटर के रेवेन्यू में, और 9 जाएगा स्टेट के रेवेन्यू में। ओके सर, मतलब सर अब वो वाला सिस्टम भी नहीं रहा कि उसको देखना पड़ रहा है सेंटर का है कि स्टेट का है, सब गुड्स एक ही हो गया।
और एक तरह से क्या है, इसका जो क्लासिफिकेशन कर रखा था हमने, वो उसके अंदर है कि भाई कोई भी गुड हो, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट में आ रहा हो उस वक्त के जमाने में, वो तो अबॉलिश हो गया सब कुछ, या फिर स्टेट के अंदर आ रहा हो या फिर ऐसा आ रहा हो, इट डजेंट मैटर, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर आधा तूले चुन्नू बेटा और आधा तूले मुन्नू बेटा। सेंटर और स्टेट झगड़ा काहे का करना है भाई। ओके, जैसे इसके ऊपर 12% है, तो 6% सीजीएसटी 6% होगा, और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी 6% होगा। बस नाम दे दिया, सेंटर जीएसटी बोल देंगे इसको, और स्टेट जीएसटी। ये मेरे रिवेन्यू में आएगा, ये तेरे रिवेन्यू में आएगा, ये सेंटर के खाते में जाएगा और ये स्टेट के खाते में जाएगा। ठीक है, तो भाइयों बीच में सुलह हो रही है, दो भाइयों के बीच में, जो बीच में लड़ पड़े थे कि भाई ऐसा कैसा, कि है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हो रही है, सुलह होने की कोशिश हो रही है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर आप देखें इसके अंदर इट इज डुअल जीएसटी, डुअल जीएसटी विद सेंटर एंड द स्टेट साइमल्टेनियसली लिविंग इट ऑन द कॉमन बेस। समझ में आ रहा है? द जीएसटी टू बी levied by the center would be called as center GST, and that to be levied by the state is called the state GST. This is to protect the fiscal federalism of the country, as both the level of the government have the constitutional mandate to levy and the collect the specific taxes. तो इसलिए ये एक तरह से क्या है, एक तरह से ये समझौता हुआ है इनके बीच में। एसजीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ओनली इफ द बोथ बायर। अब ये क्या है, ये चीज अभी अपन पढ़ेंगे। एक और चीज है आईजीएसटी, है ना, आईजीएसटी का अभी अपन पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। पहले बेसिक बेसिक कर लो। अगर अभी मैं तुम, एक है ना तरीका है मतलब पढ़ाने का पूरा, ठीक है, अभी एक साथ आप ये भी समझना कि तरीका आपको समझ, कोई भी चीज जैसे कॉम्प्लेक्स चीज होती है ना, उसको सिंपल पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, और एक एक पार्ट एक एक बार में पढ़ना पड़ता है। ये जिस दिन तुम सीख गए ना, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज तुम अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से समझा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर मेरे वीडियोस भी देखेंगे यूट्यूब पे, तो सारे ही सब्जेक्ट्स मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा रखे। अब देखो सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग नेचर होता है, उनका हर हर का अलग नेचर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और हर सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, कोई अलग ट्रिक से आप चीजें समझ पाते हैं। जैसे आप लोगों का नेचर अलग है ना, मेरा नेचर अलग है, आप लोगों का नेचर, ऐसे सब्जेक्ट्स का भी नेचर अलग है। इस सब्जेक्ट्स को समझना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री के अंदर रटना इज कॉमन थिंग, हिस्ट्री कहती है आ यार मेरे को रट ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा समझ समझ के रटना। पर इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स ऐसे है, भाई मेरे को रट लिया ना तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगी कब। समझ में आ रहा है? दैट विल बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। समझ में आ रहा है? उल्टा पड़ जाएगा, दुलत्ती मार देगी वो। मेरे को समझना है, मेरे के अपने एक नेचर है मेरा, मैं वो हिस्ट्री की तरह नहीं हूँ, मेरा अपना नेचर है। बोले क्या नेचर है? मैं थोड़ा ईगो एटीट्यूड वाली बंदी हूँ ये। अच्छा, मेरे को है ना हर चीज तुमको समझनी पड़ेगी माइन्यूटली, ऐसे बड़ी कॉम्प्लेक्स हूँ, तो आधा 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 तो तोड़ तोड़ के सिंपल पार्ट्स में करके फिर समझना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? हाँ, ये चीज है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सभी सब्जेक्ट्स के अंदर होनी चाहिए आपको। बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को अलग तरीका होता है पढ़ने, कुछ का अलग होता है। ठीक है, मैंने तो ये ऑब्जर्व करा। और जब आप उस तरीके को समझ गए, आप इस आदमी को समझ गए भाई ये ऐसा है ना, इससे इस तरह से बात करनी है, तो आप उससे बात करोगे तो वो भी अब आपका अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। यही तो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस में। क्या होता है, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप सामने वाले के इमोशन को समझ गए, सामने वाला आपके इमोशन को समझ गया, हो गया काम। ठीक है, इसी तरह से सब्जेक्ट को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह समझो। ठीक है, और उसको समझो कि भाई ये एक इंसान है, इससे हमको दोस्ती बनानी है, इसका नेचर पहले समझना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैसे पढ़ा दूंगा आपको जैसे कि मैं तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, या फिर पॉलिटी वैसे पढ़ा दूंगा, तो सबका नेचर अलग है भाई। जैसे आप अपने दोस्तों से, हर दोस्त से अलग तरह से बात करते हो, वैसे ही इन सब्जेक्ट से भी अलग तरह से ट्रीट करना पड़ता है। ये तो दिक्कत है, हमको लगता है एक ही तरीके से हम सब कुछ पढ़ लें, नहीं, हर एक का अलग नेचर है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आईजीएसटी अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, विद इन 10 to 20 मिनट्स के अंदर आईजीएसटी मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब ये सब चीजें समझ में आ गई। अब मतलब हमको ये समझ में आया कि साहब एक चीज हो गया सीजीएसटी और एक चीज होगी एसजीएसटी। हाँ, ये समझ में आ गया। और सर ने ऐसे बोला अभी कि एक और चीज है भाई आईजीएसटी, पर सर कह रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है ना? हाँ, पर सर ने कहा है, अब आज ही पढ़ाएंगे, ऐसे कल नहीं पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी इस तरह से हो गया। अब सीजीएसटी एसजीएसटी के बाद पहले हमने देखा था कि सेंटर के ऊपर जो प्रोडक्ट था उसके ऊपर भी बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे, सेंटर लगा रहा था। और स्टेट का जो था, स्टेट भी बहुत सारा लगा रहा था। और कुछ प्रोडक्ट हो रहा था
और कुछ प्रोडक्ट होते थे जिसके ऊपर सेंटर भी लगाता था और स्टेट भी लगाता था, और हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी तो सेंटर को लगाना ही लगाना, और ये सब चीजें। तो ऐसा जो था ये कम्बरसम प्रोसेस था। अब सीजीएसटी का मतलब भाई तू तेरे अंदर सब कुछ आ गया, वो जो एक्साइज ड्यूटी तू लगाता घूमता था, ठीक है, जो तू और ड्यूटीज लगाता था, सर्विस टैक्सेस लगाता, वो सब कुछ इसके अंदर आ गया। और एसजीएसटी देखो, स्टेट सुन लो कान खोल के, तुम्हारे अंदर भी सब कुछ आ गया है वो, है ना। तो बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे अब अगर आप बात करें कि सीजीएसटी वुड रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस करेंटली लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, ठीक है। ये सारे जो टैक्सेस थे वो उस रेट के अंदर आ गए, जैसे मान लो 9% रेट के अंदर सब आ गए। टाटा बाय बाय ऑल दिस। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स, ठीक है, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ठीक है, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ये सब ड्यूटी ऑफ एक्साइज ये अपने हिसाब से बना बना के लगाता रहता। एक्साइज के नाम पर सेंटर कुछ भी करता था, राइट। सर्विस टैक्स ये सब कुछ सब्स्यूम हो गया, ठीक है। दूसरा भाई स्टेट, तुम्हारा तो अलग ही सिस्टम था, स्टेट वैट, सेंटर सेल टैक्स, ठीक है, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स, ये सारे के सारे तुम्हारे उस 9% के अंदर आएगा, सब्स्यूम्ड। सब्स्यूम्ड का मतलब समझ गए। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो जीएसटी वुड रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस करेंटली लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, और इसी तरह से स्टेट टैक्सेस वुड बी सब्स्यूम्ड विद द जीएसटी आर, ये सारे स्टेट टैक्स जो होंगे सब्स्यूम्ड होंगे, ठीक है। अब सर ये बात ये आती है, ये मान कैसे गए सर, मतलब हमको तो समझ ही नहीं आ रहा सर, ये जो लोग हैं ये मान कैसे गए। सेंटर ने ऐसे क्या गोली दी है सर इनको कि ये सब लोग मान गए। सारे स्टेट्स ने कहा कि हाँ ठीक है हम मान लें। क्या कोई वशीकरण कर दिया था कि सेंटर ने? नहीं, सेंटर ने इनको दे दिया एक लालच। जब सेंटर इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने बोला भाई एक बात बता, तेरी बात सब ठीक है, सबसे पहले हमको ये बता कि रेट कौन डिसाइड करेगा, वो जो 18% है, वो 15 पर जो 5% है, जो 28% है, कौन सा प्रोडक्ट किस में जाएगा, कौन डिसाइड करेगा। सेंटर से बोला कौन डिसाइड करेगा ये बता। स्टेट ऐसे बोलने लग गया, मेरे को पता है, स्टेट बोल रहा है मेरे को पता है, तू ही डिसाइड करेगा। सेंटर हंस रहा है अभी। तो क्या मैं करूंगा? बोले नहीं, सेंटर तू करेगा। नहीं, तो कौन करेगा? तू और मैं करेंगे। मतलब और जिसमें तू ज्यादा करेगा। बोले क्या, वो बात क्या कर रहा है कि हम एक काउंसिल बनाएंगे, एक काउंसिल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे प्यार से जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के अंदर कुछ मेरे मेंबर्स होंगे भाई, और कुछ तेरे मेंबर्स होंगे भाई। हाँ, मेरे मेंबर्स कम होंगे, तेरे मेंबर्स ज्यादा होंगे, ठीक है। ये बात क्योंकि स्टेट इतने सारी है, इतने सारे। बोले मेंबर होने से क्या होता है, फिर बोले आगे सुन, मेरे पास जो वोट होगा ना, जैसे मान लो मैंने कुछ वोट करा, तो उस वोट का जो होगा 1/3 वेटेज ही होगा, ठीक है। जो मैंने कास्ट करे हैं वोट, उसका वोट का वेटेज 1/3 होगा। जो तू कास्ट करेगा वोट, उसका वोट का वेटेज पता कितना होगा? 2/3 होगा, ठीक है। मतलब तेरे 66.66% तेरा, और 33.33% मेरा, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर इस तरह से होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है। और 2/3 वेटेज तेरा और 1/3 वेटेज मेरा, और डिसीजन पता है 50% से नहीं लिया जाएगा, डिसीजन डिसीजन लिया जाएगा 75% से। अब बता, और ये सब कुछ डिसाइड, कौन सा प्रोडक्ट कहां जाएगा, किस पे कितना टैक्स रखना है, ये काउंसिल ही डिसाइड करेगा। तो बता कि तूने ज्यादा, तेरा ज्यादा वेटेज दे रहा हूं ना मैं इसमें। तेरे को एक तो तेरे को 2/3 वेटेज दे रहा है, तेरे वोट का मतलब स्टेट का वेटेज जो है 2/3, और सेंटर का वेटेज मेरे वोट का मतलब 1/3 है। और डिसीजन मेकिंग जो हो रही है वो 50 पे नहीं हो रही, 75 पे हो रही है, 75% मेजोरिटी पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो तू ही तो है, तू ही तू हर जगह, स्टेट। तो स्टेट ने कहा यार ये तो इसने गजब की बात कर दी। और एक बात बताओ ना, तो मैं भी कहीं ना कहीं चाहता तो यही था यार, मेरे को भी बड़ा परेशानी होती है, मेरा टैक्स एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है इसके कारण, कि ये टैक्स करो वो टैक्स करो, मैं खुद परेशान था यार, और मेरे लोग तो और ज्यादा परेशान थे। और सारे लोग यही दिमाग में ला रहे हैं कि साहब ये क्या टैक्स सिस्टम कर रहा है, सारे मर्चेंट वर्चेंट। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं नहीं माना ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो स्टेट ने दी थी इतनी बड़ी गोली इनको, सबने गोली ली पानी के साथ,
और पानी के साथ थी, तो सबका दिमाग चेंज हो गया, सब चेंज होकर आया, हाँ ठीक है कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं जीएसटी काउंसिल। व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो जीएसटी काउंसिल, अच्छा फिर उसने बोला यार जीएसटी काउंसिल को तुम क्या पावर दोगे? तुम कल को जीएसटी काउंसिल को अलग कर दोगे, है ना, जीएसटी काउंसिल को बदल दोगे, कल ये चीज चेंज हो जाएगी। आज तू वन थर्ड बोल रहा है, कल तू बोलेगा कि मैं टू थर्ड रखूंगा। तो बोले यार भाई सुन मेरी बात, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं, जीएसटी काउंसिल को मैं रखूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, इसके अंदर कुछ भी चेंज होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगा, और उसके अंदर टू थर्ड जो होगा ओपिनियन चाहिए होगा मेरे को, मैं नहीं कर सकता इसको चेंज। जैसे मैं अब टैक्स रेट को करना होता तो टैक्स रेट को कर देता डायरेक्टली, उसको नहीं कर सकता मैं चेंज टैक्स सिस्टम को, इसीलिए इसी तरह से जीएसटी काउंसिल तेरा होगा। एक आर्टिकल बनाएंगे हम, आर्टिकल 279A, उसके अंदर ये सब चीजें रखेंगे। बोले अच्छा फिर ठीक है यार, फिर थोड़ा ठीक लग रहा है। तो एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी काउंसिल इज ए जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड द स्टेट एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, जिसका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सभी स्टेट्स के, या इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, स्टेट मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस और टैक्सेशन, इनमें से कोई भी, ठीक है, किसी के अंदर मिनिस्टर ऑफ जो होता है कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है, किसी के अंदर मिनिस्टर ऑफ टैक्सेशन होता है, ठीक है, और एनी अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट्स गवर्नमेंट मेंबर्स। तो मतलब इनके लोग ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखो तो चेयरपर्सन कौन होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स का, वाइस चेयरपर्सन टू बी चूजन अमंग द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, सारे स्टेट्स जो होंगे वो अपने हिसाब से एक वाइस चेयरपर्सन, मतलब सेंटर स्टेट वाला आएगा। मेंबर्स जो होंगे, एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड ऑल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट। कॉरम जो होगा वो 50% होगा टोटल मेंबर्स का, मतलब जब 50, अगर मान लो इसके अंदर 100 लोग टोटल है तो 50 लोग प्रेजेंट होंगे तभी जाकर मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसा नहीं कि 25 लोगों के साथ मीटिंग हो गई। स्टेट का वेटेज जो है टू थर्ड वेटेज रहेगा, सेंटर का वेटेज रहेगा वन थर्ड रहेगा, डिसीजन जो मेकिंग होगी वो 75% से होगी। काउंसिल टू मेक रिकमेंडेशन ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी इंक्लूडिंग लॉज, रूल्स, रेट्स एक्सेट्रा, सबके अंदर इस तरह से होगा। वो सोचेगा यार सही गए, सही कहा, मैं तो सही बोल रहा है यार, ठीक है अपन कर लेते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक तरह से आप देखेंगे, प्रोवाइड दैट एवरी डिसीजन जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन इन द मीटिंग बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन थ्री फोर्थ ऑफ द वेटेज वोट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। वेटेड वोट के अंदर वन थर्ड वेटेज किसको देगा? सेंटर को, और टू थर्ड स्टेट को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से यहां पर एक जीएसटी काउंसिल बनी, और जीएसटी काउंसिल्स ने इस तरह से करा। अब जीएसटी काउंसिल ने कहा, दो चीजें कही जीएसटी काउंसिल ने, कि भाई देखो, चार चीज बता रहा हूं। सीजीएसटी रखेंगे अपन, एक रखेंगे अपन एसजीएसटी, एक रखेंगे अपन आईजीएसटी, और एक हम रखेंगे कंपनसेशन सेस। ये क्या होता है ये पढ़ेंगे, कंपनसेशन सेस, ठीक है। और रेट वेट अपन डिसाइड कर लेंगे भैया, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होता है कि भाई कितना रेट रखना है, किसको किसके अंदर डालना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था पिछली बार, अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि भाई स्क्रैप और पॉलीयूरेथेरियंस को 18% जीएसटी इस पे लगेगा, पहले 5% लगता था। पेन के ऊपर पहले 12% लगता था, 18% कर दिया, 5% इस पे लगता था। तो ये इन्होंने म्यूचुअल डिसीजन लिया है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जीएसटी देखो यहाँ नीचे लिख रखा है, जीएसटी काउंसिल रेगुलरली रिव्यूज जीएसटी रेट लिस्ट एंड मेक एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन एंड द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है? बेस्ड अपॉन द यूटिलिटी ऑफ गुड, ये इस तरह से करती है। तो अभी ये जीएसटी रेट 2024 के अंदर इस तरह से याद नहीं करनी है भाई, प्लीज याद मत करने बैठ जाना कि कौन कौन सी जीएसटी रेट से क्या है, ये हर वक्त चेंज होती रहती है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई। अब इस मीटिंग के बारे में अपन पढ़ लिए। अब हम समझ लेते हैं एक और टर्म, आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है ये अपन समझ रहे हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी, है ना। अब इसको भी थोड़ा ढंग से अपन को समझना पड़ेगा। हाँ। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है? अब देखो दो चीजें, पहले अपन को ये समझना पड़ेगा, जीएसटी जो था दैट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैंने बोला था ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बेस्ड टैक्स।
जीएसटी क्या है भाई? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब कि मान लीजिए ये एक गुड है, अब ध्यान से समझना इसको। ये है महाराष्ट्र में, ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। पर यहाँ राजस्थान का एक आदमी है, रामलाल अगेन। रामलाल ने कहा कि मैं इस गुड़ को खरीद रहा हूँ, और रामलाल के पास ये गुड़ आ गया। ठीक है, ये महाराष्ट्र है और ये राजस्थान है। ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? कि जहां पर ये पहुंचा ना गुड, जहां पर कंजम्पशन हो रहा है गुड का, उस स्टेट को उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। मतलब सीडी एसजीएसटी जो जाएगा वो उस स्टेट के अंदर जाएगा जहां पे इसका कंजम्पशन हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर, ये तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से क्या हुआ, दिक्कत हो गई महाराष्ट्र के लिए। पहले डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं था, पहले महाराष्ट्र ने प्रोड्यूस करा, महाराष्ट्र के अंदर किसी ने प्रोड्यूस करा, वो महाराष्ट्र के रेवेन्यू के अंदर जा रहा है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। अब ये किसके अंदर जा रहा है? अब जहां पे इसका कंजम्पशन हो रहा है, जहां पे इसको खरीद, अगर मान लो महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुआ, महाराष्ट्र में कंज्यूम हो गया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट अब ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है, कि ये जहां पर जाकर इसका पहिया रुकेगा, मतलब जो इसको खरीद लेगा वो उस स्टेट में होगा। मान लो रामलाल ने खरीदा यहाँ पर, श्यामलाल जो है महाराष्ट्र का रहने वाला है, श्यामलाल ने प्रोड्यूस करा है और रामलाल ने खरीद लिया। तो जहां पर खरीदा गया है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन। इसका डेस्टिनेशन ये है। और ये जो होगा इस स्टेट को, राजस्थान को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, राजस्थान को यहाँ पर एक तरह से टैक्स मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। है ना? ये भी आईजीएस, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू होता है, पर वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ बिकॉज दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, ये कैसे हो रहा है समझ में आ गया? किसको मिल रहा है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब समझ में आ गया? तो अगर मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, ठीक है, इसके अंदर कोई गुड प्रोड्यूस होता है, इसने कार बनाई, और कार थी, श्यामलाल ने कार बनाई, और महाराष्ट्र का एक आदमी है, ठीक है, उसने कार खरीद ली, मोहनलाल ने कार खरीद ली। ठीक है। तो भाई यहां पर तो कोई भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और उसका या आईजीएसटी का कोई सिस्टम ही नहीं हुआ। यहाँ कहीं आईजीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे क्या काम आईजीएसटी का? बट अगर मान लीजिए यहां पर महाराष्ट्र वाले ने कार बनाई और इसको खरीद ली राजस्थान वाले ने, राजस्थान के अंदर कार चली गई, तो ये हो गया इंटर स्टेट, नॉट इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई हो गया गुड का। तो इसके अंदर जो लगेगा दैट इज आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। अब आईजीएसटी क्या होता है अभी मैं बताता हूं आपको। ठीक है, पहली बात ये समझ गए। आईजीएसटी के अंदर मान लीजिए इसके ऊपर जो टैक्स स्लैब में आ रहा है 18%, कितना आ रहा है भाई? 18%। तो इसके अंदर 9% तो सेंटर के पास जाएगा, ठीक है, और 9% जाएगा किसके पास? राजस्थान की स्टेट के पास। महाराष्ट्र को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र क्या बोलेगा, यार ये तो गलत बात है, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ही हूं, मैं ही तो मैन्युफैक्चर करता हूं, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो महाराष्ट्र झंडा उठा देगा कि हमारी मांगे पूरी करो। तो महाराष्ट्र को कैसे चुप कराया जाए? महाराष्ट्र को चुप कराने के लिए कंपनसेशन सेस दिया जाएगा। कंपनसेशन सेस का प्रोविजन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। पर अभी आप समझ गए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब, समझ गए? तो अब यहाँ पर आप देखो, सेंटर, अब ये क्या, अब हाँ एक चीज और देख लो कि जब गया ना, अच्छा ये एक तो चीज समझ में आ गया आपको, इंटर स्टेट के अंदर ही लगेगा, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। ठीक है। अब यहां पर ये देखो कि ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके ऊपर लग रहा है टैक्स विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। आपको ये समझ में आ रहा है? रेवेन्यू इज शेयर्ड विद द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम, जहां पर कंज्यूम हुआ है वहां पर होगा।
मैकेनिज्म एंश्योर दैट द स्टेट्स आर कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ द रेवेन्यू। अब महाराष्ट्र को लॉस हो गया तो उसके लिए कंपनसेशन सेस दिया जाएगा, कंपनसेट करा जाएगा उसको। कैसे करा जाएगा वो आगे चलकर बताएंगे। अभी यहां तक समझ में आ गया। दूसरी बात ये देखो, अब इसकी पहली लाइन हमने आधी पढ़ी है, पहली लाइन पूरी पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा कि भाई ये रहा अपना महाराष्ट्र और ये रहा राजस्थान। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो इन दोनों के बीच में हो रहा है ये, तो सेंटर ऐसे बोलेगा भाई सुनो, तुम दोनों आपस में लड़ोगे, मैं क्या करता हूं, मैं ही लेवी करूंगा इस टैक्स को और मैं ही कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, कि मतलब अथोराइज्ड कौन है, कि मैं लेवी कर रहा हूं और मैं ही कलेक्ट कर रहा हूँ उस टैक्स को। और मैंने मान लो 100 रुपए का ये प्रोडक्ट था, मैंने जैसे ये यहाँ पर गया तो उसको टैक्स पे करा होगा, इसने रामलाल ने टैक्स पे करा होगा। ठीक है, कंज्यूमर ही है, इसने टैक्स पे करा होगा, तो शॉपकीपर से मैं जो उसके मैन्युफैक्चर से पैसा ले लूंगा कितना, 18 रुपीज। कौन लेगा, ये सेंटर लेगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट नहीं लगी जब भी इंटर स्टेट जब होगा। और 18 रुपीज को मैं 9 रुपए तू ले ले भाई, और 9 रुपए मैं रख लूंगा। तो दैट विल बी, दैट वुड, इसको बोलते हैं लेवी एंड कलेक्ट, है ना। दैट वुड लेवी एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर वुड लेवी एंड कलेक्ट द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ऑल द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर टैक्स को शेयर करा जाएगा बिटवीन 9% तू ले ले और 9% तू ले ले। द रेवेन्यू शेयर्ड विद रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड या इंटर स्टेट जीएसटी। समझ में आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर ये सारी डायमेंशंस आपको इसके अंदर कवर करनी होगी, राइट। अब हमें पढ़ना है कंपनसेशन सेस, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा टेक्निकल पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा रिवाइज जरूर करिएगा, आज के लेक्चर को जरूर रिवाइज करिएगा, फिर हम क्वेश्चन देते हैं तो उससे और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब आप एक बार ये सोचिए कि हम कैसे लेकर आए। हमने जीएसटी आपको डायरेक्टली पढ़ाया नहीं, हमने तुमको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, तो पहले हमने वैट के कॉन्सेप्ट समझाया, ऐसे नहीं समझाया भारत के अंदर वैट कैसे लग रहा है, ये नहीं समझाया। नहीं तो दिक्कत आ जाती, अगर मैं स्टार्टिंग से ये पढ़ाता, एलकी झा कमेटी से पढ़ाता तो दिक्कत आ जाती। पहले हमने वैट समझा, वैट के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है ये हमने समझे। फिर हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि किस तरह से सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर सिस्टम था। ठीक है, फिर किस तरह से सेंटर के अंदर सिस्टम जो है सुधरा, और किस तरह से स्टेट के अंदर जो सेंट्रल जीएसटी था उसके जो स्टेट के अंदर जो सेल्स टैक्स था उसको हम क्या करें, वैट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, हमने समझा। फिर हमने ये समझा कि वैट जो था वो किस तरह से अलग अलग था, उसको एक तरह से करा। फिर जीएसटी कैसे आया वो अपन ने समझा। ये एक बहुत ही बेसिक लेवल से अंडरस्टैंडिंग करी हमने। आपने जीएसटी के ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स या फिर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, है ना। कम से कम आपने जीएसटी जब से आया, जब से आपको टेंशन भी हो गई कि समझ नहीं आ रहा है। अभी मुझे समझ में ये अभी इसमें और भी चीजें बची है ना, अभी मान लो 20% और जीएसटी के बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। पर अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है वो चीजें अभी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई है। ठीक है, तो बात ये है कि आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना, कोई भी डाउट होता है तो आपने को मैसेज भी, आपको पता है मैसेज कर लो, फोन कर लो, कुछ भी कर लो, पर डाउट पूछो। ठीक है आज इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं बना देता हूँ अच्छे वाले, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हाँ, पीडीएफ को अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, और वीडियोस को अपलोड होने में टाइम लग रहा है। मैं चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा एक्चुअली, ये जो वीडियो बनता है ना, ये वीडियो बनने के अंदर ज्यादा टाइम लग रहा है, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है टेक्निकल इसके कारण, पर मैं चाहूंगा कि ये टाइम कम करूँ, 12 बजे से पहले इसके वीडियोस अपलोड कर दूं। खैर, और क्वेश्चंस भी जल्दी देने की कोशिश करूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग फॉर दैट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। एक्चुअली इतना मतलब सारी चीजें करनी है ना, तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है, और मैं किसी के भरोसे नहीं रखना चाहता, क्योंकि एक बार मैंने दिया था टीम को, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा उठ पटांग करने लगे। तो मैं इसीलिए मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि कोई और एजुकेटर पढ़ाए, मेरी बहुत बड़ी समस्या ये है, ठीक है। और मेरा मतलब इंस्टीट्यूट ग्रो नहीं होने का रीजन ही है, ठीक है, कि मैं ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो एजुकेटर आके पढ़ाया, क्योंकि हमको पता है हम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा कर आए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते थे तो हमको किस तरह से मतलब हम कराते थे कोर्स, या फिर हमारे जो साथ के कलीग्स जो थे वो किस तरह से कराते थे वो हमें पता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे नाम से कोई स्टूडेंट्स को पढ़ाए और वो इस तरह का पढ़ा दे जिससे कि स्टूडेंट्स को दिक्कत है। बीच में हमने ट्राई भी करा था, पर बीच में ट्राई करके फिर मेरे को समझ में आ गया कि भाई पढ़ाएंगे चाहे कम स्टूडेंट्स को, पर क्वालिटी का पढ़ा देंगे अपन, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि ये प्रॉब्लम ना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर।